नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज कमोडिटी मार्केट को अगर आप देखें तो आज नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड और सिल्वर जहां पर हल्की नरमी दिख रही है, एक रेंज भी कह सकते हैं मामूली दबाव के साथ। हालांकि लोअर लेवल से देखें तो गोल्ड में अब धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। मेटल्स की चाल अगर देखें तो यहां पर भी हल्की गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। कच्चा तेल लगातार तेजी के मूड में है। 3 महीने की ऊंचाई पर क्रूड के दाम पहुंच चुके हैं। महीने भर में 9% से ज़्यादा की तेजी यहां पर आ चुकी है और सारे बेस मेटल्स में सीमित दायरे में कारोबार है। नॉन एग्री के बाद एग्री मार्केट को अगर आप देखें तो हल्दी जहां पर लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली दिख रही है, क्योंकि अराइवल्स का सीजन अब शुरू होने वाला है, नई फसलों की अराइवल शुरू होने वाली है, उसका दबाव भी कह सकते हैं। और डिमांड में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, भले ही अराइवल्स के नंबर कम हो। धनिया और जीरा ये भी आज कमजोर है। धनिया में तो लगातार मुनाफा वसूली चल ही रही है, जीरे में भी आज दबाव है, करीब 0.5% कमजोर है। गुआरसीड गुआरगम हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए, हमारे साथ 3 मेहमान हैं मुनाफे की मंडी में जो आज आपको मदद करने वाले हैं। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से, और साथ ही धर्मेश भाटिया हैं एमिरेस्ट एनवी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यह हफ्ता काफ़ी अहम है। आज एफओएमसी मिनट्स भी आने वाले हैं, दिसंबर बैठक के मिनट्स आएंगे, उससे पता चलेगा कि उनका रुख क्या है। हालांकि जो अब तक के नंबर रहे हैं यूएस जॉब ओपनिंग्स के, वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। अभी भी वहाँ के लेबर मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखता है। इससे लग रहा है कि ब्याज दरों में आगे की कटौती होगी या नहीं, इसको लेकर अब काफ़ी अनसर्टेनिटी हो गई है। और वही वजह है कि डॉलर भी मजबूत दिख रहा है, ट्रेजरी यील्ड में लगातार मजबूती है। दूसरी तरफ ट्रंप के ट्रेड पॉलिसी को लेकर भी काफ़ी अनिश्चितताएं बरकरार है। हमारे साथ तीनों मेहमान हैं। किशोर सर, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर यहाँ से कैसा दिख रहा है आपको? गुड मॉर्निंग विश्वान। आई थिंक जैसा आपने बताया कि यहाँ पे यूएस का जो इकोनॉमी अभी भी काफी हद तक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये एंटिसिपेटेड भी है कि स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी सिनेरियो बने रहेगा। एंड सेकंड, जैसा आपने बताया कि जॉब डेटा काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, जॉब ओपनिंग्स स्पेशली अभी नॉन फर्म पेरोल नंबर्स आएगा तो उसके ऊपर बेटर क्लैरिटी आएगा। बट आई थिंक यूएस इकोनॉमी अभी भी उसका जो स्ट्रेंथ है वो लूज नहीं किया हुआ है। सो जो रेट कट का जो सिलसिला है वो जैसा एंटिसिपेटेड है वो फर्दर स्लो डाउन हो जाएगा मेरे हिसाब से। प्रॉब्ली 2025 में शायद एक रेट कट से ज्यादा शायद मुश्किल हो जाएगा। सो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको जो गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा वीकनेस देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो 2025 जो है, आई थिंक जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज के लिए नरमी का माहौल बना रहेगा एंड डॉलर स्ट्रांग रहेगा। सो उसी ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। सो इंट्राडे के लिए प्रॉब्लम थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, वहां पे टेक्निकली एक बाइंग हो सकता है 77,400 के आसपास। अपसाइड में 77,000 78,100 के आसपास आप टारगेट रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 77 रख सकते हैं। बट आई थिंक जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो रेंज बाउंड से हल्का सा वीकनेस की तरफ रह सकता है। तो ये लग रहा है कि फर्स्ट हाफ काफ़ी कमज़ोर रहने वाला है। भले इंट्राडे के लिए ये कॉल बाइंग की है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को। धर्मेश जी, आप बताइए, गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं किशोर से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे इंट्राडे पॉसिबिलिटी से नो डाउट बाउंस आने की गुंजाइश है, बट अगर आप ओवरऑल देखिए तो मार्केट काफी फर्म है, डॉलर इंडेक्स भी तेजी के माहौल में बना हुआ है। और जैसे ही ट्रम्प सरकार आ चुकी है, बट अगर उनकी तो जो ट्रम्प की जो अराउंड 10 दिन बचा है उनको पूरी की पूरी सत्ता में आने के लिए, तो मेरे हिसाब से फेब से वो पूरे पावर में आ जाएगी। वो चाहेगी कि डॉलर और स्ट्रांग हो। अगर आप देखिए बाकी सारे करेंसीज अराउंड द वर्ल्ड में काफी पिटाई हुई है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें तो इंडियन करेंसी इतनी डिप्रिशिएट नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। तो अगर ओवरऑल देखें तो यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है। द इंटरेस्ट रेट जो कट होने वाली है वो अराउंड 2x एंटिसिपेशन है ये साल में। तो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो यहाँ से अपसाइड जाने की गुंजाइश काफी कम लग रही है मुझे। मुझे लगता है कि प्रेशर आ सकता है ऊपरी स्तरों पर और फिर से प्राइस यहाँ पे लुढ़क सकता है।
और यहाँ से एटलीस्ट मुझे लगता है 1000 से 1500 रुपए की गिरावट भी आने की गुंजाइश है। जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करता हूँ, $100 की फॉल एंटिसिपेट कर चल सकते हो, क्योंकि मार्केट ऊपरी स्तरों पर काफी लेथार्जिक हो चुका है और एकदम फ्लैट मूव कर रहा है। तो वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी मेरी। अगर जिन्हें बाय करना है उन्हें वेट करना चाहिए, पर जिन्हें मंदी करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी कुछ ऊपरी स्तरों पर मंदी करके चल सकते हैं। एटलीस्ट 100 से 150 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। ओके, तो 100-150 रुपए की गिरावट और दिख सकती है और आगे भी यहाँ पर ये फर्स्ट हाफ कमजोर रहने की भी संभावना यहाँ पर है। चलिए आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्या है ट्रेडर्स के लिए? अगर आज किसी को ट्रेड करना है गोल्ड और सिल्वर में तो किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए? जी नमस्कार सुमन जी। नमस्कार सर। जॉब डेटा जो आया है वो काफी पॉजिटिव आया है। पीएमआई डेटा भी काफी अच्छा आया है। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है गोल्ड काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा है। इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस भी कम है। डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर गोल्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप आता है तो खरीदारी का ही अवसर ढूंढना चाहिए, क्योंकि अंडरटोन काफी बुलिश है। 73,350, 370, यहाँ के डिप मिलता है तो मुझे लगता है खरीदारी का अवसर ढूंढना चाहिए। 77,100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अनलेस एंड अनटिल ये टूटता है मुझे लगता है बिकवाली नहीं करना चाहिए। ऊपर दोबारा 77,650, 77,850 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो डिप का इंतजार करना चाहिए। निचला लेवल ऑलमोस्ट आकर गया है, पर एक दोबारा डिप मिलता है तो वहां खरीदारी का अवसर। आज अगर ट्रेड करना है तो आज के लिए बाइंग की सलाह ही यहाँ पर आ रही है, लेकिन खरीदना करंट लेवल पे नहीं है। करंट लेवल से भाव नीचे आए 100-150 रुपए तब यहाँ पे खरीदे। 77,350 के लेवल पे खरीदने की सलाह। किशोर सर की भी जो बाइंग कॉल थी वो 77,400 के आसपास की थी। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। यूएस में क्रूड का स्टॉक लगातार चौथे हफ्ते कम हुआ है। हालांकि वैलिडेट जब होगा, जब ईआईए के आज नंबर आ जाएंगे, लेकिन पिछले 12 हफ्ते में 7 हफ्ता ऐसा रहा है जब क्रूड के स्टॉक कम हुए हैं। सऊदी एशियाई अपने बायर्स के लिए क्रूड का दाम फरवरी से बढ़ाने जा रहा है। कूलिंग डिमांड बढ़ रही है यूएस यूरोप में। यहाँ पर कई 2011 के बाद सबसे ज़्यादा सर्दी बढ़ने की संभावना जनवरी में जताई गई है। तो ये सारे फैक्टर है। दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर चिंता है। रूस और ईरान पर जो पश्चिमी देशों की पाबंदी है वो बढ़ती जा रही है, उससे सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। तो ये सारे फैक्टर्स क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो भाव, क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी दिख रही है। महीने भर में 9% तक दाम बढ़े हैं। किशोर सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल में और तेजी बची है क्या? I think see crude, I think पूरा ग्लोबल रिशफल होना बाकी है। क्रूड में जो डिमांड साइड जो इश्यूज है, स्पेशली एशियन डिमांड साइड इश्यूज है, वो थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना जो स्लम्प्स है, जो चाइनीज इकोनॉमी है, वो रिकवरी होते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये 2-3 महीने के बाद चाइना का रिकवरी बेहतर नजर आएगा। इंडिया का क्रूड डिमांड अभी भी बेहतर है। इंडियन क्रूड इंपोर्ट्स भी हायर था। सो एशियन क्रूड डिमांड में कोई खास वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। द ओनली थिंग इज एक्चुअली आपका सप्लाई साइड है। सो ओपेक का जो सप्लाई कमी हुआ है, स्पेशली खास करके यूएई से लेके सम ऑफ द ओपेक नेशंस, इवन यूएस का जो इन्वेंट्रीज आपने जैसा बताया कि यूएस का इन्वेंट्री टाइट चल रहा है, तो थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। बट द ओनली थिंग इज यहाँ पे कि डॉलर स्ट्रांग होते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इंक्लूडिंग क्रूड प्राइसेस को डॉलर टर्म्स में नीचे लेके आ सकता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। बट अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 6,395 के आसपास फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं। 420 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है तो 6400 का जो कॉल ऑप्शन है 102 रुपए के आसपास अवेलेबल है, वो खरीदारी करके चल सकते हैं। 80 रुपए का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड में 140 145 का आप टारगेट रख के चल सकते हैं। 6400 का कॉल ऑप्शन बेहतर होगा। इस लेवल के बाद, इतनी तेजी के बाद अगर आपको प्ले करना है तो कॉल ऑप्शन के साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। 6400 के स्ट्राइक की कॉल खरीद लें। आप बताइए धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है क्रूड की चाल यहाँ से कैसी दिख रही है? कितनी तेजी और यहाँ से बची है क्रूड में? देखिए विश्वन जी, मैं कंटिन्यूसली लास्ट 2 महीने से यही कह रहा हूँ कि कच्चे तेल में काफी फर्मनेस है और धीरे धीरे प्राइस बढ़ ही रहा है। ठंडी का माहौल है। ओपेक नॉन ओपेक के बाद में जुगलबंदी चल रही है। यूएस में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद में मार्केट में तेजी आनी गुंजाइश थी, क्योंकि इलेक्शन के पहले मार्केट में काफी प्रेशर था और रिजल्ट आने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली है।
ये बरकरार रह सकती है क्योंकि यूएस भी एक टाइप का सप्लायर है, तो वो भी चाहता है कि प्राइस अराउंड $80 के इर्द गिर्द सस्टेन रहे। तो क्या होगा कि ओपेक और नॉन ओपेक दोनों कंट्री काफी खुश रहेगी। डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री जो कंज्यूमिंग कंट्री वो भी खुश रह सकती है क्योंकि प्राइस अगर स्टेबल रहता है तो मेरे हिसाब से यहाँ से और $2 से $3 की तेजी आने की संभावना है। तो मैं अभी भी इसमें काफी बुलिश हूँ। प्लस अगर रुपया वीक होता है तो यहाँ पे और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 600-700 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। मैं काफी बुलिश हूँ। मैं करंट लेवल से भी बाय की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 6,470 के लेवल्स देख सकते हो। पोजिशनली 6,600 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हो। मैं सलाह दूंगा नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करें क्योंकि काफी टाइम मिलेगा, 20 से 25 दिन मिलेगा और होल्ड करने की क्षमता रह सकती है इसमें। आप बताइए क्रूड में आपकी कॉल क्या है आज के लिए, अगर आज इंट्राडे के लिए सिर्फ कॉल अगर लेना हो दिनेश जी? जी बिल्कुल, 5700 की लेवल से 6430 का लेवल जो ऑलरेडी आ चुका है। इसके बीच जितनी भी लड़ाई हुई, लड़ाई के चक्कर में क्रूड बढ़ा नहीं है, डिमांड भी इसकी कमजोर थी। तो मुझे अब लगता है कि यहां तक के लेवल्स आने के बाद में अब एक करेक्टिव फेज में जरूर ये जाना चाहिए। 6475 एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन है। आई थिंक अगर यहाँ से 40 से 50 बढ़ता है तो अब खरीदारी से रुकना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर एक बार बिकवाली करना चाहिए। 6550 की स्टॉप लॉस, 63, 50, 62, 60 ये लेवल नीचे हमें देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक जो 700 750 रुपए बढ़े या कुछ करेक्टिव फेज में ये जाना चाहिए। तो ये सलाह है, आप यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 6,350 से 6,260 तक नीचे फिसल सकता है क्रूड, आपको लग रहा है? ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रेटजी आपकी तरफ से है। चलिए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में आज फिर से तेजी है। कल हमने देखा था एक अच्छी शुरुआत के बाद शाम के सत्र में 5% तक की गिरावट यहाँ पर क्रूड में नेचुरल गैस में दिखी थी, लेकिन आज वापस से 3% से ज़्यादा की तेजी है। 310 रुपये के ऊपर नेचुरल गैस आ चुका है। और जिस तरह की चिंता है यूएस में कूलिंग डिमांड वहाँ पर वहाँ जो सर्दियों की डिमांड है वो बढ़ने वाली है। हीटिंग डिमांड के तौर पर नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी यूएस में, ये कहा जा रहा है। साथ ही सर्दियाँ वहाँ पर इतनी ज़्यादा होगी जिससे प्रोडक्शन पर भी असर हो सकता है। उसका फ़ायदा यहाँ पर नेचुरल गैस को मिलेगा। क्या लग रहा है आपको धर्मेश जी, नेचुरल गैस कितनी तेजी यहाँ से और दिख सकती है? पोजिशनल नज़रिए से अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या लग रहा है एनजी में? देखिए, नेचुरल गैस काफी चंचल कमोडिटी और ठंडी के माहौल में ये हमेशा स्पाइक होती है। अगर आप देखें तो प्राइस कंटिन्यूसली 300 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। कंपेयर टू अगर आप लास्ट क्वार्टर देखें तो 270 275 के लेवल पे टिका हुआ था। तो फंडामेंटली टेक्निकली मैं काफी बुलिश हूँ। मैं सलाह दूंगा कि जब तक मार्च महीने तक मार्केट में अभी भी तेजी आ सकती है। करंट पोजीशन से भी मैं बाय करने की सलाह दूंगा। इसकी इमीडिएट टारगेट 325 के रहेगी। पोजिशनली 340 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि रुपया अगर वीक होता है तो ये और भी बढ़ सकता है। तो बाय साइड में रहिए, 300 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन बिल्डअप करिए 330 340 के टारगेट के लिए। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते तो 300 का इसे लगा ले। 325 पहला टारगेट है, फिर 340 तक भी नेचुरल गैस जा सकता है। धर्मेश जी के बाद अब दिनेश जी, आप बताइए नेचुरल गैस पर आपकी कॉल क्या है? जी बिल्कुल, 300 के अंदर ये जब भी नेचुरल गैस आता है वहां से इसमें एक सीधी मूव आती है जो उसको 320, 330 और 335 के लेवल तक लेकर जाती है। आई थिंक ये नीचे का इंट्राडे डिप आज भी आ चुका है 297, मतलब 300 के अंदर अगर ये दोबारा कहीं आती है तो मेरी खरीदारी की इसमें राय रहेगी। हालांकि अभी इनिशियल लेवल से ये बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी 325 के लेवल्स के हिसाब से आप अगर कहीं डिप मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हो। कोई पोजिशनल प्लेयर अगर है तो आई थिंक 372 के लेवल्स हमें ये कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा विश्वमोहन जी कि इसके जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये सारे के सारे डिस्काउंट में है। मतलब 40 रुपए 35 रुपए ऐसा डिस्काउंट में जब भी कोई काउंटर होता है उसमें तेजी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बायर के लिए ये डिस्काउंटेड प्राइस में लेने मिलता है और सेलर के लिए ये उल्टा बदला होता है। तो आई थिंक ये बुलिशनेस अगले महीने भी कंटिन्यू रह सकती है। आप बताइए किशोर सर, आपकी राय क्या है नेचुरल गैस पे? यार नेचुरल गैस में तेजी तो अभी भी है। आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो 360 365 तक भी जा सकता है ये साल। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एनीथिंग क्लोज टू 300 298 का लेवल्स जो है वहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 294 का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 310 के आसपास का आपका टारगेट्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी नेचुरल गैस बहुत बड़ा गिरावट देखते हैं वहां पे इसको खरीदारी करके चलना चाहिए। एंड अपसाइड में आपको जो एक्सटेंड रैली है प्रॉब्ली 360 365 तक भी एक्सटेंड हो सकता है।
नेचुरल गैस पे सिमिलर राय तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से है। मेटल्स पे बात करते हैं। बेस मेटल्स में कुछ मेटल्स अब ग्रीन जोन में आ चुके हैं, कॉपर भी तेज दिख रहा है। किशोर सर, क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज के लिए? आई थिंक मुझे यहाँ पे डॉलर का जो मजबूती है वो ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर लगता है। यहाँ पे फंडामेंटल्स मे बी ड्यूरिंग द डे फंडामेंटल्स का कुछ बड़ा रोल नहीं है। सो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम में इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा। 240 240 हाफ के आसपास इसमें बिकवाली करके चले। 235 का टारगेट्स और 243 का स्टॉप लॉस। बट जैसा मैंने पहले भी बोला है कि चाइनीज रिकवरी अभी एक शेप लेते हुए नजर आ रहा है। अगले 2-3 महीने में चाइनीज रिकवरी इवन बेहतर हो जाएगा, तो ओवरऑल में एक बेस मेटल्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड निकल के आ जाएगा। एंड खास करके कॉपर में आपको ये देख सकते हैं 870 885 तक भी आपको अपसाइड देख सकते हैं। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मुझे एल्यूमिनियम में वीकनेस ज्यादा लग रहा है। एंड डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा देखना चाहिए कि इसके ऊपर एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। बेस मेटल्स को लेकर शुक्रिया किशोर सर आपका। दिनेश जी, धर्मेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया।